बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़, और इसकी हमारे यहाँ क्या कॉमन कॉजेज़ हैं, क्या प्रेजेंटेशन है, और असल में कॉन्स्टिपेशन कहते किसे हैं। उसके अलावा आप कैसे ख़ुद को डायग्नोज कर सकते हैं कि आया आपको कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। उसकी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये अगर तो लंबे अर्से से कॉन्स्टिपेशन चल रही है या आपको ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होती है, तो आप उसका कैसे घर पे या अपने खुद एहतियाती तदबीर इस्तेमाल करके इसका इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फिर भी नहीं हो रहा तो हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट की और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है कॉन्स्टिपेशन की। तो शुरू करता हूँ अपनी वीडियो। ट्रीटमेंट मैं डिटेल में बताऊँगा, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं रिटर्न डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, तो आप डिस्क्रिप्शन में वे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि कॉन्स्टिपेशन होती क्या। कॉन्स्टिपेशन की एक मिसकंसेप्शन इससे पहले मैं दूर कर दूं कि कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने बड़ा पखाना जो है या स्टूल आपने पास नहीं किया पिछले कुछ दिनों से। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन या जो मुश्किलात है ना वो हमें पेश आती हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है वो इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अगर आपने हफ्ते में 3 या उससे कम मरतबा बड़ा पखाना या स्टूल पास किया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको बड़ा पखाना पास करने में या इखराज करने में दुश्वारी पेश आ रही है, आपको दर्द होता है, सख्त है, हार्ड स्टूल आप पास कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा देर वॉशरूम में बैठना पड़ता है, तो इसको भी कॉन्स्टिपेशन ही कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन सिर्फ ये नहीं होती कि आपने जो है वो 2 दिन हो गए हैं और पखाना पास नहीं किया या आपने स्टूल पास नहीं किया। पहली बात तो ये है कि कॉन्स्टिपेशन को समझना ज़रूरी है कि ये होता क्या। अब इसके कॉजेज़ जो हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन कॉजेज़ हैं उनमें अगर आपकी वाटर इनटेक आपका कम है, आप खाना ठीक खा रहे हैं लेकिन आपका पानी जो है वो इनटेक आपका कम है, रिक्वायर्ड जो है वो आप कम से कम जो है वो दिन में 3-4 लीटर पानी जो है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, बिलखसूस गर्मियों में। उसके अलावा अगर आपकी डाइट में फाइबर जो है वो आप कॉमनली हमारे यहाँ जो कॉमन फाइबर की एग्जांपल देने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो इसबगोल है, लेकिन ये तो एक बना बनाया तरीका वो है ना, जरिया है फाइबर का। हमारी डाइट में भी फाइबर की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें फाइबर मौजूद होता है, बिलखसूस फल और सब्जियां। ठीक है, अगर आपकी डाइट में फल और सब्जियों की कमी है तो आप लाइकली टू प्रोन है टू द कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज होने के चांसेस ज्यादा है। उसके अलावा अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफ जिंदगी में या आपकी डेली लाइफ में जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। 3 नंबर 4, आपको ऐसी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी किसी और बीमारी के लिए जिसका एक साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। नंबर 5, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्स्टिपेशन के कॉज का, क्योंकि ये लिंक्ड होता है IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिस पे मैं एक वीडियो में बात करूंगा अलग, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो अब स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो छोटी सी मैं बात कर दूं इस बारे में। उस वजह से होता है कि स्ट्रेस जो है वो हमारी जो आंतों की जो मोटिलिटी है, यानी कि आंतों की जो मूवमेंट है खाना का उससे गुजरना बेसिकली, वो स्लो कर देता है। जब वो स्लो कर देता है तो उसमें से पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो वो जो पखाना है वो मजीद सख्त हो जाता है, वो फिर आंतों से उसका पास होना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा गैस, जिसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है गैस की। तो क्योंकि वो ज्यादा देर जब पहाना आंतों में रहता है तो जो जरासीम होते हैं वो ज्यादा उस पर काम करते हैं, ज्यादा गैस बनती है आपका और पानी ज्यादा दुआब होता है, तो मजीद सख्त हो जाता है पहाना। ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं। उसके अलावा बहुत सारी कॉजेज हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों से लिंक्ड हैं और उनमें की डिटेल में मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा। तो अब आप खुद को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन किया। अगर आपको हफ्ते में 3 या उससे कम मरतबा पखाना पास कर रहे हैं, आपको पखाना पास करने में तकलीफ हो रही है, और उसके अलावा या आप पखाना थोड़ा सा आप वॉशरूम जाते हैं, पखाना करते हैं, फिर आपको हाजत होती है, यानी कि आप मुकम्मल तौर पे पखाने का खराज नहीं कर पा रहे, ये पखाने की जो है वो असल डायग्नोज करने के लिए आप खुद ट्राई कर सकते हैं, अपने आप को खुद मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस। उसके अलावा आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बड़े पेशाब की जगह का मुआयना होता है, पेट का मुआयना होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह करते हैं। अच्छा, अब अगर आप पखाने को वक्त पे इसको डायग्नोज नहीं करवाएंगे या खुद इसकी तशखीस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसकी आप कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। आपके बड़े पेशाब में खून का आना, आपके बड़े पेशाब करते हुए बहुत शदीद दर्द होना, वो इतना दर्द होना कि अब आप मतलब आप साइकोलॉजिकली विलिंग ही नहीं है कि आप बड़ा पेशाब या हाजत आए, तो आप कहते हैं कि दर्द इतना होगा कि इट्स बेटर नॉट टू गो। तो उसके अलावा आप ये कह लें कि हमारी मेडिकल टर्म्स में जो 2 कॉमन चीज़ें यूज होती हैं, हेमोरॉइड्स, जिसको हम उर्दू में बावासीर या हम कॉमन लेमन टर्म में बावासीर कहते हैं। बावासीर की सबसे कॉमन कॉज जो है वो कॉन्स्टिपेशन। बावासीर होता है क्या है कि जो हमारी आंतों में बड़े पेशाब वाली जगह पे जो आंतों में वेन्स होती हैं, जब आप सख्त पेशाब उधर से गुजरता है तो वो वेन्स जो है वो पुल डाउन होती हैं अराउंड द बड़े पेशाब वाली जगह से,
या अगर आप बहुत ज़्यादा देर बैठ के बहाना करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रेन करते हैं, जोर लगाते हैं, तो वहाँ पे जो वेन्स होती हैं उनमें क्लॉट्स बनते हैं, जोर लगता है, वो क्लॉट्स बन के जो है वो दाने दाने बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो दाने छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं, वो बड़े होकर जो है वो बड़े पेशाब वाली जगह से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बवासीर कहते हैं, अंदर दाने बाहर दाने। बवासीर वैसे बेसिकली तो उसको कहते हैं जब आप बड़े पेशाब में आपके साथ खून आना शुरू हो जाए, एनल फिशर, या उसकी वजह एनल फिशर बेसिकली कॉज होता है जब आप बड़ा पेशाब करें और उसके साथ खून आए, ताज़ा खून हो, तो उसको हम बवासीर कहते हैं। तो ये हेमोरॉइड्स, एनल फिशर, फिस्टुला वगैरह बनना, इस सब के बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो एक कॉज जो कॉमन है जो वो है कॉन्स्टिपेशन है। तो इसको वक्त पर डायग्नोस करना और इसके ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। अब ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपको कब्ज की तकलीफ है, अपनी डाइट में आप पानी का इंक्रीज करें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। आप हर वक्त अपने पास एक पानी की बोतल रखें जिसमें आप सिर्फ पानी के लेते रहें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी डाइट में फाइबर्स ऐड करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और खाने के साथ आप सलाद का इस्तेमाल करें, खीरे हो गई, बंद गोभी हो गया, ठीक है। और उसके अलावा ये मूली गाजर वगैरह है, इसका आप इस्तेमाल करें। दोपहर और सुबह आप प्याज भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, एक्सरसाइज ऐड करें, कम से कम दिन में 30 मिनट आप वॉक ऐड करें। अगर आपकी वर्क स्केड्यूल में ऐसा टाइम नहीं मिल रहा आपको वॉक करने का, आप घर में छत पे वॉक कर सकते हैं, गली में वॉक कर सकते हैं, कहीं भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन आपने 30 मिनट कोशिश करनी है कम से कम आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, तेज तेज चलना, जिससे आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो। 3 तो चीज़ें ये होगी। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कब्ज है और लंबे अरसे के लिए वॉशरूम में बैठना पड़ता है, तो आप अपना सबसे पहले तो सीट चेंज करें। जो हमारा इंडियन टॉयलेट है उसको अवॉइड करके कोमोड यानी कि जो सीट वाला वॉशरूम है उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपको घुटने या जोड़ों की तकलीफ ना हो, और बाकी जो कब्ज की जो मुश्किलात हैं उसका सामना ना करना पड़े आप। उसके अलावा अब अद्वियात का देखा जाए तो कॉमन जो हमारे यहाँ मैं कुछ दवाइयाँ बताऊँगा जिनका आप बेहतर है कि आप किसी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। एक स्काइलेक्स नाम के ड्रॉप्स आते हैं, आप उनको पानी में डाल के 1 गिलास पानी लें, आधा गिलास पानी, और 10 से 15 ड्रॉप्स आप उसमें डालें आप, और उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और उससे आपकी कब्ज जो है वो बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा लैक्टोलोज के नाम से सिरप आता है, लेकिन वो शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए नहीं होता। अगर उन्होंने इस्तेमाल करना है तो अपनी शुगर के मुताबिक या डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा लेक्सोब्रोन के नाम से सिरप आता है, और गोलियाँ भी आती हैं जो आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस या अगर आपको मोटिलिटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, तो आप प्रोकाइनेटिक एजेंट्स यानी कि ऐसे अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी आंतों की मोटिलिटी को बढ़ाएंगे। इसमें एक जो हमारे कॉमन जो अद्वियात है वो मोटिलियम है। मोटिलियम है जो आपकी आंतों की मोटिलिटी को बढ़ाती है, और भी काफ़ी अद्वियात हैं जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अद्वियात के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और डिफरेंट डिजीज में कुछ अद्वियात आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अद्वियात को बेहतर है कि आप जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप दूध लें और उसमें आप इस्पागोल का हिला के उसको इस्तेमाल करें, या सिर्फ नीम गर्म पानी में आप इस्पागोल डालें, उसको थोड़ा भिगो के रखें और फिर उसका इस्तेमाल करें, या आप जो है वो अपनी डाइट को बेहतर करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे कब्ज़ से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। फिर भी आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं ऐसे ही कॉमन बीमारियों के बारे में विद टाइम डिस्कस करता रहूँगा। कॉमन बीमारियाँ, कॉन्स्टिपेशन ऐसी बीमारी नहीं, एक अलामत होती है किसी बैकग्राउंड में किसी एक बीमारी की। तो इसी तरह किसी मुख्तलिफ जो कॉमन अलामात और बीमारियाँ हैं उनके बारे में बात करता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।